नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। और पहले बात, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार का एक आदेश रद्द कर दिया है जिसमें निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की बात थी। इसे राज्य की खट्टर सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। राजीव, इस पर क्या हुआ आज हाई कोर्ट में, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है इस पूरे कानून को। 2020 में ये कानून लाया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं प्राइवेट, उन्होंने इसको चुनौती दी थी पहले हाई कोर्ट में। पिछले साल फरवरी में हाई कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी और कहा था कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आ गई थी और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये उसकी बात हाई कोर्ट ने सुनी नहीं, सिर्फ 90 सेकंड सरकार का पक्ष सुना था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था रोक लगाने वाले, और कहा था कि हाई कोर्ट नियमित इसकी सुनवाई करे। अब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका ये है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कहा था कि जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं हरियाणा के, उनको प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना था कि जो उद्यम चलाना है, जो कामकाज करना है, ये उनका मौलिक अधिकार है और सरकार इस तरह दखल नहीं दे सकती, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के ऊपर है, नियोक्ता के ऊपर है कि वो किस तरह के योग्य लोग जो हैं वो अपने यहाँ काम पर रखे। उनका ये मौलिक अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि रोजगार का अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार है। तो ये एक बड़ा उनकी दलील थी और कहीं ना कहीं जिस तरह हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इन दलीलों को मान लिया है कि ये जो रोजगार जो चला रहे हैं लोग, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो उनके ऊपर है कि वो किस तरह के लोगों को अपने यहाँ काम पर रखें, ना कि आरक्षण के बेस पे। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है। धन्यवाद। और इस मामले पर और इसको और गहराई से समझाने के लिए संजय चड्ढा जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय, जो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया है, तमाम सरकारें चाहती हैं ये लोक लुभावन फैसले भी होते हैं, ये जो झटका माना जा रहा है हरियाणा सरकार को, इसको भी लेके कई पक्ष रहे होंगे। ज़रा समझाइए हमें ये पहलू क्यों अहम था, क्यों डिक्लेयर ही किया था हरियाणा सरकार ने ये। देखिए, आपने शुरुआत में स्वतः बताया कि कैसे ये लोक लुभावने वादे और ये तमाम चीजें अपने वोटर्स को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए किए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। कोर्ट ने तीन चार चीजें कही जो बहुत जरूरी हैं और मेरे ख्याल से लॉ संगत भी हैं, लॉ के हिसाब से वही उचित इंटरप्रिटेशन है। पहली चीज, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। कैसे है वॉयलेशन? आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट है, वो बताता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए सब लोगों को, तो इसकी वॉयलेशन हो रही थी अगर इस तरीके का प्रोविजन है। आर्टिकल 19 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 19 में बड़े स्पष्ट शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा है कि आप किसी भी तरीके का आप काम करना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, तो उसमें ये रुकावट पैदा करता। दूसरा, तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो जब जो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसमें इंटरप्रिटेशन, उसमें ये दखलंदाजी है। आप सिर्फ एक ही क्षेत्र के लोगों को अगर उनके लिए काम करने लेंगे तो कैसे समावेश होगा? हम सिर्फ हरियाणा नहीं है, हम भारत हैं। ये एक सोच है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इन तीनों चारों चीजों को, रिट की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी कहा गया कि वेदर रिट इज मेंटेनेबल, उस पे कहा यस इट इज मेंटेनेबल, और उन तमाम चीजों पे आर्टिकल 35 पे वर्णन किया कि क्या आर्टिकल 35 जो बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, लोग इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपनी पॉलिसी में देश को या प्रदेश को चलाने में आपको लागू करना है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की वायलेशन है? लेकिन कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में, और आउट ऑफ जजमेंट है जिनमें कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी यदि कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। तो यहां पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, इन तमाम फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही थी, इसलिए इस तरह का जजमेंट आया। बिल्कुल। और खैर, जो मैं दूसरा सवाल यही पूछना चाह रही थी, हमारे संविधान को लेकर जो नेता होते हैं
वो अपने जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनको तवज्जो देना चाहते हैं। और जिस तरह से हमने गुरुग्राम में देखा, इतनी MNCs हैं, और जब ये फैसला भी आया था, जब पहले हरियाणा सरकार ने इसको सामने रखा था, तब भी चर्चाएं की थी, लेकिन लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे। ऐसे में जो बाहर से लोग आते हैं उनको बढ़िया ज़्यादा नौकरी मिल जाती हैं, तो जो रोष होता है स्थानीय लोगों में, शायद उस पर मरहम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से। लेकिन फिर जब कानून के दायरे में आते हैं तब जाकर इस पे लगाम लगती है। तो अपने आप में अन्य राज्यों में किस तरह की स्थिति है, उस पर कुछ अगर आप रोशनी डालना चाहें। जी, अभी बड़ा एक रिसेंटली इसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हुए झारखंड सरकार ने भी इसी तरीके का एक ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 75% सीटें जो हैं वो अपने क्षेत्र के, वहीं झारखंड के डोमिसाइल के लोगों को दी जानी चाहिए। मुझे लगता है उसका भी हश्र यही होगा, क्योंकि न्याय संगत और कानूनी तौर पे अगर मुझसे आप पूछें तो यही व्यवस्था है। हमारा देश हम टुकड़ों में नहीं उसको बांट सकते, हमको समावेशित होते हुए, और यही कारण है कि कई और प्रोविजंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्रेड और इसको बढ़ाने की बात करते हैं। बिल्कुल। संजय चड्ढा, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही जो मसला है, जो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया, उस पर सुनते दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना है। मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार, जिसका गठन, जिसका समझौता दो बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों, ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। ये समझौता ना तो पेंशन पे था ना रिजर्वेशन पे था, ये समझौता भ्रष्टाचार के कमीशन पे था, केवल भ्रष्टाचार के आधार पे समझौता हुआ था। तो बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में मलबा हटाने की कोशिशें जारी हैं। हाई पावर अमेरिकी ऑगर मशीन से अब तक 30 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। कुछ देर पहले की जानकारी है, फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 5 पाइप फिट किए गए हैं, कुछ और पाइप भी जोड़ने बाकी हैं। और आज छठा दिन हो गया एक तरह से कि सुरंग के अंदर मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसको समझाने के लिए वहाँ पे जो स्थिति है, डॉक्टर PC नवानी हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम वहाँ पे चल रहा है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है अपने लोगों को, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा हमें वहाँ के उत्तराखंड के पहाड़ों को देखते हुए? 120 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी भी सभी रेस्क्यू टीमें और लगातार जो ड्रिल हो रहा है उनका एक ही मकसद है कि उन 40 लोगों को बाहर निकाला जा सके। अभी तक अगर देखा जाए तो ड्रिल मशीन बेहतर काम कर रही है। ये अमेरिकन ऑगर ड्रिल मशीन जिस उम्मीद से लाए थे उस उम्मीद पर खरी उतर रही है। लगभग 24 मीटर तक ड्रिल कर दिया गया है और एक सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है और इसमें 4 पाइप फिट कर दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पाइप है, यानी 24 मीटर के बाद जो 5वां पाइप है, यानी 4 पाइप जा चुके हैं, उसको लेकर लगातार अब यहाँ पर फिटिंग चल रही है और सभी लोग इसी इंतज़ार में हैं कि कब वो जल्दी निकले। थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये है कि अंदर से एक बोल्डर आ गया है, उस बोल्डर को ड्रिल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी है, जो इंजीनियर्स है काम करने वाले, उनका ये कहना है कि लगातार ड्रिल किया जा रहा है और ये बेहतर मशीन काम कर रही है और उम्मीद है कि ये जल्द मशीन उन लोगों को बाहर निकालेगी। सेहत की अगर बात करें, इनकी सेहत अच्छी है। लगातार इनको रात भर भी इनसे बातचीत की गई, इनको खाना दिया गया और ताकि उनको मेंटली तौर पर मजबूत रखा जाए। और उनको भी अंदर से उम्मीद है, जो लगातार ये बता रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं, उनको भी उम्मीद है कि ये लोग इनको बाहर निकाल लेंगे। तो फिलहाल 24 मीटर तक ड्रिल कर दिया गया है, 4 पाइप फिट हो गए हैं और इनको बचाने की जंग लगातार चल रही है और धीरे धीरे उनके पास ड्रिल मशीन और ये लोग पहुंच रहे हैं। सिलक्यारा टनल से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। तो वहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, लगातार कोशिशें जारी हैं और प्रक्रियाएं, तमाम तकनीक का प्रयोग हो रहा है। जिस तरह से किशोर बता रहे थे कि 5 पाइप जा चुके हैं, करीब 5 और पाइप्स वहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है। उसके अंदर से लोग स्क्वीज़ होकर हमारे मज़दूर ये बाहर निकलेंगे, एक तरह से कहा जा रहा था। राहत की बात यह है कि ये सब लोग अभी सुरक्षित हैं, इनको ऑक्सीजन दी जा रही है, दवाइयाँ दी जा रही हैं,
खाने के लिए भी फ्रूट नट्स दिए जा रहे हैं। तो और साथ में इंतज़ाम ये भी हैं कि सुरक्षा के उपकरण तो लगाए गए हैं, एक मेकशिफ्ट अस्पताल भी बना लिया गया है। सुबह एक खबर थी कुछ एम्बुलेंसेस भी रेडी हैं। तो प्रशासन अपनी तरफ से तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है कि जैसे ही वो क्षण आएगा जब अपने मज़दूरों तक पहुंचेंगे तो उन तक पहुंचा जा सके। और ये इसी खबर का फ़िलहाल इंतज़ार है, लेकिन यही कोशिश हमारी रहेगी कि समय लगे भले ही, लेकिन सुरक्षित हमारे सारे मज़दूर और जो लोग वहाँ पे फंसे हैं वो निकलकर बाहर आ जाएं। हमारे साथ डॉक्टर पीसी नवानी मौजूद हैं, पूर्व निदेशक जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर, पहला तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो ये प्रक्रिया चल रही है उनको निकालने की, क्या विचार आपके इस पर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर? रेस्क्यू ऑपरेशन तो जो चल रहा है ठीक है, वो कई ऑल्टरनेटिव्स के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो डेबरी या जो सॉफ्ट मटेरियल कोलैप्स होने के बाद टनल में आया है, उसके थ्रू अगर हम जब कोई भी पाइप या कोई इंसर्ट करते हैं तो उसमें जैसे ऑगर से चल रहा है इस समय, तो ठीक है, क्योंकि वो अभी उसकी जो केसिंग है वो काफी स्ट्रांग रखी गई है और आई एम प्रेटी श्योर कि वो जो है उसके थ्रू जाके और जहाँ पे फंसे हुए हैं ये लोग वहां तक पहुंच पाएंगे और जो भी वहां से रेस्क्यू किया करने का इन्होंने प्लान बनाया उस हिसाब से सक्सेसफुल रहेगा। ये बिल्कुल तो सर। हाँ। जी तो अगर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के बारे में आप कुछ बताना चाहें एक्सपर्ट के जरिए उस लिहाज से। जी, उत्तराखंड के पहाड़ देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी उसी टाइप की हैं जैसे कि हमें पेनिनसुलर इंडिया में या रॉक्स मिलती हैं। ये रॉक्स वही हैं जो कि पुरानी रॉक्स हैं, लेकिन क्योंकि हिमालय में एक्टिविटीज यंग हैं उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और जब हम टनलिंग करते हैं या सरफेस में भी एक्सकवेशन करते हैं तो इसीलिए वो जो वीक रॉक्स उसमें बीच बीच में टेक्टोनिक्स की प्रॉब्लम्स की वजह से टेक्टोनाइजेशन हो जाता है, डिफॉर्म्ड रॉक्स होती हैं, वीक रॉक्स होती हैं। वो जब आती हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा रेमेडियल मेजर्स हमको देने पड़ते हैं और उसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग देना पड़ता है। कई जगह पे ये हमने देखा है कि जैसे टनल बना रहे हैं और वो जैसे जोन आया और जियोलॉजिस्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया तो उसके लिए पैटर्न जो सपोर्ट सिस्टम का है वो बहुत दूसरा होना पड़ता है जो कि आपने डिजाइन पैटर्न दिया है। और उसके लिए अगर हमने थोड़ा भी चूक उसमें रखी तो कोलैप्स होने के चांसेस 100% होते हैं। और हम लोग बिल्कुल इस चीज को 100% स्टेबिलिटी के लिए जब बात करते हैं तो वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन लगाना बहुत जरूरी होता है, कैसे वो बिहेव कर रहा है जोन जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पे भी उसी तरीके का हुआ, ये जोन जो है वेल आइडेंटिफाइड रहा है, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम उसमें लगाया गया या एडिशनल सपोर्ट सिस्टम जो लगाया गया तो उसमें प्रॉब्लम आई है और वो सस्टेन नहीं कर पाया, इसीलिए कोलैप्स हुआ है। दैट इज द रिजल्ट इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं था। तो इस तरह की प्रॉब्लम तब आती हैं, लेकिन ये है कि एवरीथिंग इज वेल नोन, एडवांस में पता लग जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी बाकायदा 3 डायमेंशनल जियोलॉजिकल मैपिंग होती है और जो इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे ही अगर डिजाइन में कुछ चेंज करने होते हैं सपोर्ट डिजाइन में तो किया जाता है। और सबसे सेफेस्ट जो है वो टनल ही है। टनल्स आर वेरी सेफ वेदर इन हिमालय और एनीवेयर। बिल्कुल सर, और यही उम्मीद के साथ पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे जो लोग वहाँ पे फंसे हुए निकल कर बाहर आएंगे। आप जुड़े, धन्यवाद आपका। बात अब चुनावी राज्यों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट पड़े हैं आज। मध्य प्रदेश में एक चरण में सभी 230 सीटों के लिए मतदान हुआ। ये 2 तस्वीरें आप दोनों राज्यों की देख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर दोनों मुख्यमंत्री अपना वोट डालने गए, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 230
30 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हो गया। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, 6 बजे तक चली। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 71.1% मतदान रहा। 3 नक्सली प्रभावित सीटों में तो 3 बजे तक ही हो गया था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से इस बार विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री और सांसद चुनाव मैदान में हैं। और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ के भी नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी सुबह 7 बजे से ही दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 67.3% मतदान हुआ है। 70 सीटों पर आज वोट डाले गए और पहले चरण में 20 पे डाले गए थे। कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन सीट से चुनावी मैदान में हैं। अंबिकापुर सीट से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और सक्ती सीट से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य के कुल 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जबकि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गढ़ राजनांदगांव से चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान मुरैना, भिंड और इंदौर समेत कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसाएं हुई हैं। आज मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट में 2 पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। वहां मतदाताओं को रोकने टोकने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। इसके बाद वहां जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर लोगों को खदेड़ा। इस पूरी घटना के बाद एहतियातन पुलिस ने प्रत्याशियों को सुरक्षा देखते हुए कार्रवाई की। यहां से बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया गया। इन सभी को पुलिस लाइन में रखा गया। इंदौर से भी हल्के फुल्के बवाल की खबरें आईं। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बात की है वहां पे बुजुर्ग महिला वोटर से। आपके लिए मुद्दे क्या रहेंगे? महंगाई है आपको लगता है, और या फिर सड़कें खराब है या ठीक हैं, क्या आपको लगता है? या जो महिलाओं के लिए लाडली बहना तमाम पैसे दे रही है सरकार, कांग्रेस ने भी कहा वो आएगी तो नारी सम्मान में 1500 देगी। सरकार अपनी तरफ से अच्छा ही करेगी जो कर रही है, परंतु ये महंगाई तो सबके लिए परेशानी है। आप ये जहांगीराबाद में रहती हैं आसपास? जी हाँ, चिकलौद रोड पे मेरा घर है। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके परिवार में सब? जी मेरे मिस्टर हैं नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरा बेटा है तो मोबाइल सुधारता है। अच्छा, बस। अच्छा, चलिए उम्मीद करते हैं। वैसे बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए थी कम से कम। ये अभी क्या, मेरी 2 बहुओं की तबीयत ठीक नहीं तो वो वोट देने नहीं आ पाई। अच्छा अच्छा। बुखार चढ़ा उनको, तो पूरे परिवार का कम से कम वोट डालने के लिए आप आई हैं। हाँ। देखिए सिक्का कितनी, ये मेरा पोता ये। अच्छा ये खड़े हैं आपके पोते। कितनी खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की। सुमित्रा जी के पैर में तकलीफ है, ये नीचे बैठ गई हैं फिर भी वोट डालने जाएंगी। तो जो लोग अभी भी घर से नहीं निकले कम से कम वो भी आएँ और वोट दें। और अनुराग द्वारी लगातार हमारी तमाम टीम ग्राउंड पर मौजूद है। उन्होंने कुछ देर पहले बात की है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से। आइए बातचीत सुनाते हैं आपको। सर अभी तक आपको क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं पूरे मध्य प्रदेश में? अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर लाडली बहना का कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं शिवराज जी कल से, और आज भी लाडली बहनाओं के साथ? 18 साल तक ये लाडली बहन नहीं थी। चुनाव के 4 महीने पहले ये लाडली बन गई। आप सोचते हैं हमारी बहनें इसको समझ नहीं पाती? सर अभी आपको जाना होगा, लेकिन कई जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही है, खास करके मुरैना। आपकी कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घटना, बड़ी घटना नहीं हुई, छोट-मोट घटना हो रही है। पुलिस की कार्रवाई बहुत कमजोर है। पुलिस कहीं तो पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आपने मुरैना एसपी के बारे में कहा कि वो, मैंने तो खोल के कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल, आपके पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि 150+ सीटें आएंगी, आपका कोई आकलन है? मेरा आकलन ये है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सही फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के मतदाता सही फैसला करेंगे। पोलिंग प्रतिशत को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, तो फिलहाल एक तरह से माना जाए ठोस पोलिंग प्रतिशत आ गया। 5 बजे तक तो मध्य प्रदेश में 71% से कुछ ज़्यादा मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 67% से कुछ ज़्यादा मतदान हुआ। कैसे देखें पिछले बार की तुलना में, और ये क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा है निधि आपने। पिछली बार 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो उस वक्त जो वोटिंग प्रतिशत था राज्य में वो 75.63% था।
लेकिन इस बार 5 बजे तक ही जो वोटिंग प्रतिशत है वो 71% के कुछ ऊपर चला गया है, जो एक संकेत है। कुछ ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए जाएंगे तो बड़ी तस्वीर साफ होगी, लेकिन बहुत साफ संकेत है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले संभव है कि ज़्यादा लोगों ने इस बार मतदान किया है। और उसकी एक बड़ी वजह निधि महिला मतदाताओं की भागीदारी है। मैंने आज सुबह 7 बजे से अभी तक सैकड़ों महिला मतदाताओं से बात की है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा कर के। और इसमें एक जो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है वो महिला मतदाताओं की भागीदारी को लेकर है। 3 बजे जो आंकड़े आए थे उसमें बहुत साफ तौर पर यह दिखाया गया था कि जो महिला वोटर हैं उनका प्रतिशत वोट देने का पुरुषों के लगभग बराबर है। और ये नतीजा है जो एक अभियान चुनाव आयोग की तरफ से लगातार चलाया गया है और राजनीतिक दलों ने भी अपनी तरफ से जिस तरह से इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय राजनीति में चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, महिला मतदाताओं का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता रहा है। और उसकी एक बड़ी तस्वीर आज मध्य प्रदेश में, चाहे आप शहरों को देखें, ग्रामीण इलाकों को देखें, हर तरफ महिला मतदाताओं का जो महत्व है वो बहुत साफ तौर पर इलेक्शन बूथ पर दिखा। और जब मैंने बात भी की है, सैकड़ों महिला मतदाताओं का इंटरव्यू किया है, उन सब का ये कहना था कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर संवैधानिक अधिकार है और हमने तय किया है कि हम अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो नई सरकार, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार बने, वो महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें बेहतर सुरक्षा का माहौल चाहिए, उन्हें ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स चाहिए उनके एम्पावरमेंट के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चियों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं हों, हमें रोज़गार के बेहतर अवसर मिलें। उनकी अपनी एक विश लिस्ट है और आप देखें जो मैनिफेस्टो भी अलग अलग पार्टियों ने जारी किया है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस बार महिला मतदाता पर भी रहा है। और इसलिए आज भी तस्वीर जो है मध्य प्रदेश से जो बड़ी खबर है कि आज महिला मतदाताओं का जो भागीदारी है मतदान की प्रक्रिया में वो पुरुषों के लगभग बराबर रही है, जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा और एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है भारतीय राजनीति के लिए। जी निधि। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो तस्वीरें भी आप लोगों ने भेजी हैं, आप भोपाल में मौजूद हैं, तस्वीरें भी आपने भेजी हैं, तमाम जो लाइनें लगी थी, महिलाओं की तादाद उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो जो वायदे किए हैं राजनीतिक दलों ने, जीत के बाद उनको निभाना होगा। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। आपको अब भिंड में चुनाव के दौरान पथराव हुआ है। मनहर गाँव के एक पोलिंग बूथ के बाहर पत्थरबाजी हुई। बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला भी घायल हुए। राकेश शुक्ला के पैर में चोट आई, ये तस्वीरें आई हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के वादों पर लोगों को भरोसा है और भाजपा 52 से 55 सीट जीत कर सरकार बना रही है। मतदान जारी है और सुबह से अलग अलग जगहों पर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि बेहतर इस बार मतदान होगा। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जिनको लेकर आप दावा कर रहे हैं कि पूरा ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है? देखिए, घोषणा भारतीय जनता पार्टी के, वो चाहे महिलाओं के लिए बड़ी योजना शुरू किया, ये माननीय अटल जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के साथ शुरू किया। 12,000 रुपया महतारी वंदन योजना प्रति साल देने का। दूसरा, किसानों के लिए जो 2100 रुपया देने का, 21 क्विंटल धान खरीदने का, 65,000 रुपया 1 एकड़ में किसानों को देने का वादा। उनको 2 साल का बोनस जो 17-18 का बाकी है वो देने का वादा किया गया। चारों बोनस की चारों किस्तें एक साथ देने का वादा। तो ये निश्चित रूप से किसानों के लिए और महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहा। भूपेश बघेल ने बीच में घोषणा कर दी कि 15,000 देंगे, आप 12,000 की बात कर रहे थे। और कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी की भी बात की और धान का 3200 रुपये। तो उधर लोग क्यों कम रुझान में जा रहे हैं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? देखिए, महतारी वंदन योजना के बाद उन्होंने घोषणा रातों रात करना पड़ा। मगर भूपेश बघेल को ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने 2018 में भी महिलाओं के साथ 500 रुपया प्रति माह उनको देने के लिए घोषणा किया था। 5 साल निकल गए। हर साल का यदि 6,000 रुपया कहें तो 30,000 रुपया महिलाओं का बाकी है भूपेश बघेल का। तो 500 तो दिया नहीं और 1500 का वादा किया, तो लोग क्यों भरोसा करेंगे? और जहाँ तक धान खरीदी का सवाल है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ही सिस्टम बनाया था और हमने वादा किया है कि बेहतर व्यवस्था करेंगे, दाना दाना धान खरीदेंगे
और मोदी जी की गारंटी का विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता करती है। भूपेश पे भरोसा नहीं रहा। छठ का पर्व बिल्कुल आ ही गया है। दिल्ली में यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर अभी से झाग बने हुए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने कालिंदी कुंज से रिपोर्ट भेजी है जो बता रही है कि झाग कल से थोड़े शायद ज्यादा ही दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट। मैं दिल्ली में यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर हूं। यहां पर झाग अभी भी बना हुआ है, हालांकि कोशिश जरूर चल रही है। देखिए बोट दिखाई दे रही है, छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये जो झाग हैं जो पिछले कुछ सालों से लगातार छठ के समय पर बहुत सुर्खियां बटोरते हैं, एक नेगेटिव सुर्खियां इसे कहा जा सकता है, नकारात्मक सुर्खी है ये। पिछले कुछ सालों के मुकाबले तो कम ही हैं, लेकिन कल के मुकाबले यानी गुरुवार के मुकाबले आज शुक्रवार को झाग थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी इस समय बोट भी केवल एक ही दिखाई दे रही है। तो फिर कब तक ये इस तरह से बोट घुमाकर और छिड़काव करके, ये देखिए ये बोट जा रही है, किस तरह से ये जो बोट है या ये किस तरह से जो छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, इसके ज़रिए कैसे जो है ये झाग जो हैं ये मिटाए जा सकेंगे। हालांकि जो दिल्ली सरकार है उसका ये कहना है कि यूपी इरिगेशन सामने जो इलाका है ये असल में उत्तर प्रदेश में आता है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली में आता है। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि यूपी की तरफ से पानी जो है वो गंदा आ रहा है, यूपी इरिगेशन जो पानी छोड़ रहा है यमुना नदी में वो गंदा आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो झाग उत्पन्न हो रहे हैं ये स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी है कि यहाँ पर बैराज है, ये यहाँ से जैसे ही पानी गिरता है तो यहाँ झाग बनते हैं, लेकिन इसका अंदर इसकी पानी की क्वालिटी ऐसी होगी तभी तो झाग बन रहे हैं, वरना अगर साधारण या अगर साफ पानी अगर गिर रहा हो तो फिर झाग कैसे यहाँ पर बनेंगे। तो ये जो है जो यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर पिछले कुछ सालों से जो जल प्रदूषण की स्थिति हम देखते आ रहे हैं वो इस बार भी बदस्तूर जारी है। हालांकि कल मैंने बताया था कि सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बहुमंजिला बिल्डिंग, यहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी था, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन काफ़ी था, इस वजह से ये दिख नहीं पा रही थी, प्रदूषण ने इसको अपनी चपेट में लिया हुआ था, लेकिन इस समय ठीक ठाक दिख रही है। और ये इस तरह से नियंत्रण जो प्रयास हैं निरंतर झाग हटाने के वो यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर जारी हैं। यमुना के कालिंदी कुंज घाट से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डीप फेक वीडियोस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों और चुनौतियों को लेकर बात की है। बीजेपी के मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि किस तरह वो भी इसके शिकार हुए। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें वो गरबा गीत गाते दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के कई वीडियो आजकल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये बड़ी चिंता की बात है और इससे बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में युवती पर एसिड अटैक हुआ है। वो बुरी तरह झुलस चुकी है युवती, हालत उसकी गंभीर है।
मां के साथ लौट रही थी ये लड़की। गोरखपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूटी सवार एक युवक ने उस पर एसिड फेंका और एसिड फेंककर आरोपी फरार हो गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम अब जांच में जुटी है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष है और जिसका विवाह 15-20 दिन बाद होना तय था, वो जब बाज़ार से लौट रही थी तो उसके ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंकने का प्रयास किया है। पुलिस की टीमें बालिका के घर पे तथा जिस अस्पताल में बालिका का इलाज चल रहा है वहाँ पर परिजनों से सारी जानकारी प्राप्त कर रही है तथा मौके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं उसको प्राप्त करते हुए अभियुक्त की पहचान करने हेतु टीमों को लगा दिया गया है। की तबीयत पे थोड़ी सी क्लैरिटी आना बाकी है, मैं आपको बताऊं। उस पर अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आना, उसकी लगा इलाज चल रहा है, लेकिन अभी क्लैरिटी उनकी तबीयत कैसी है उस पर आना अभी बाकी है। बट जहाँ तक बात आती है आरोपी की, तो आरोपी की तलाश अभी जारी है और आरोपी को पकड़ने के लिए 10 टीम लगाई गई हैं। सीसीटीवी की छानबीन हो रही है, आसपास के इलाकों की छानबीन हो रही है। टीम को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। 6 टीम एक काम पर लगी हैं, तो लगभग पुलिस ने 10 टीम बनाई है आरोपी को पकड़ने के लिए। मैं आपको ये दिखाऊं या बताऊं कि आरोपी जो है वो एक स्कूटर पे सवार आया था और स्कूटर जो था उसका जो 2 व्हीलर था, उस 2 व्हीलर पे वो हाथ में ग्लव्स और मास्क पहन कर आया था। तो वो पूरी तैयारी के साथ आया था। और कुछ दिन बाद जो है इस विक्टिम की शादी होने वाली है और उससे पहले जो है वो उसकी शादी से काफी गुस्से में था और फिर उसने उसके ऊपर ये एसिड अटैक कर दिया। जो विक्टिम है वो देर रात अपनी मदर के साथ वापस लौट रही थी, उनका किसी अस्पताल में कुछ इलाज कराकर, और उस पर वो जो है युवक जो है वो चारों ओर उनको घेर रहा था, नोटिस कर रहा था। और घेरने के बाद जब उसने मौका देखकर जो है एसिड अटैक कर दिया उसके ऊपर, विक्टिम के ऊपर। विक्टिम की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है, 25 वर्ष है, और बताया जा रहा है कुछ दिन बाद, लगभग 10 से 15 दिन बाद जो है उसकी शादी होने वाली है। तो बहुत ही दिल दहलाने वाला केस ये आ रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज एरिया से। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और छानबीन जारी रखी है और को उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो आरोपी पकड़ा भी जाएगा। पंजाब अमृतसर के जंडियाल गुरु से एक बड़ी वारदात यहाँ पे हुई है। पंजाब पुलिस के एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ड्यूटी जाते समय बाइक सवारों ने गोली मारी है, सूत्रों का कहना है। मौके पर ही एएसआई की मौत हो गई। मृतक एएसआई की शिनाख्त स्वरूप सिंह के रूप में हुई है। अमृतसर देहात के थाना जंडियाल में तैनात थे ये एएसआई। पुलिस ने एएसआई के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है साडे एएसआई स्वरूप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए एनकाउंटर में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलगाम में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में ये आतंकवादी मारे गए। कल शाम से ये एनकाउंटर जारी था। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। 2 पिस्टल्स, 4 ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले। सेना के मुताबिक ये आतंकी अल्पसंख्यकों की हत्या में शामिल थे। शोपिया हमले में भी इन्हीं का हाथ था। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से जो फाइनल होगा वर्ल्ड कप का, उससे पहले सूर्यकिरण जो हवाई जहाज करतब करेंगे, वो रिपोर्ट दिखाएंगे। अहमदाबाद में रविवार को वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सूर्यकिरण टीम हवाई करतब दिखाएगी। इस टीम ने आज रिहर्सल किए हैं। सूर्यकिरण टीम वायुसेना की ब्रांड एम्बेसडर है। ये 1996 में बनी थी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव। 19 नवंबर 2023 का दिन हर भारतीयों के लिए खास होने वाला है। 12 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रही है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक और वजह से यह दिन खास होने जा रहा है। इतिहास में पहली बार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी
वायुसेना, भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम जो है हवाई करतब दिखाने जा रही है। किसी क्रिकेट मैच से ठीक पहले पहली बार भारतीय वायुसेना का जो एम्बेसडर कहे जाने वाला है सूर्य किरण टीम जो है हवाई करतब दिखाने जा रही है, एरोबेटिक दिखाने जा रही है मैच से ठीक पहले। सूर्य किरण के 9 जो विमान है, हॉक विमान जो है, वो हवाई करतब दिखाएंगे। ऐसे ऐसे करतब दिखाएंगे जिसे देखकर दर्शकों का उत्साह और रोमांच भर उठेगा। भारतीय क्रिकेट टीम का भी जोश और हाई हो जाएगा। दुनिया में चुनिंदा देश हैं जिनके पास ऐसी एरोबेटिक टीम है। अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो ऐसे ही देश है जिनके पास एरोबेटिक टीम है जो आसमान में हवाई करतब दिखाते हैं। ये आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि आपके पास एक अच्छा एयरक्राफ्ट होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात, एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले पायलट जो है वेल ट्रेंड होने चाहिए। इसमें चूक की गुंजाइश जरा सा भी नहीं होती है, फ्रैक्शन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं। 1 सेकेंड के अंदर आपको फैसले लेने होते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से विमान जो एक दूसरे से क्रॉस करता है वो देखते ही बनता है। और केवल विमान ही क्रॉस नहीं करता है, हवाई करतब नहीं दिखाते, विमान के पीछे से रंगीन धुआं निकलता है जो दर्शकों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भारत की जो सूर्य किरण टीम जो है 1996 में इसका गठन किया गया है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ये एयर शो कर चुकी है। और जहां जहां सूर्य किरण टीम अपना प्रदर्शन करती है वो लोगों का उत्साह जो है देखने को बनता है। लोग देखकर जो इसके प्रदर्शन जो देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सूर्य किरण टीम और भारतीय वायुसेना की बस यही इच्छा है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप की जो चमचमाती ट्रॉफी है अपने नाम करे, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराए।